Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 14th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 जून 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है इजिप्ट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर। आपको मालूम है पिछले एक साल से दोनों के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब चल रहे हैं और पिछले साल बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था जहां पर हमारे जवान भी काफ़ी हद तक शहीद हुए थे और चाइना के सोल्जर्स भी मारे गए थे। नाउ अब क्या है, उस गलवान क्लैश के लगभग एक साल बाद चाइना आज के टाइम पर एलएसी पर अपने बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंथन कर रहा है उसी के बारे में यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। तो आप देख पाओगे लगभग एक साल हो चुका है जो ये क्लैश हुआ था, उसके बाद आज के टाइम पर वापस से चाइना आपको काफ़ी हद तक अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। जैसे कि इसने एडिशनल एकोमोडेशंस को बिल्डअप किया है, बहुत सारे एरियाज़ हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एरियाज़ के नाम दिया गया है रुदोग, गोलमुद। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर लगातार जो है आज के टाइम पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, साथ ही साथ जो एडिशनल स्नो मोबिलिटी व्हीकल्स होते हैं वो चीज़ें खरीदी जा रही हैं, हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लगातार यहाँ पर डेवलपमेंट चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में बात करें तो जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं खासकर पेंगोंग सो लेक एरिया में, तो वहाँ पर क्या है कि उनको रोटेट किया जा रहा है। जैसे कि अलग अलग डिविजन्स होते हैं ट्रूप्स के, तो चाइना का जो 4th और 6th डिवीजन है पहले ये खड़ा है तो उसको वापस से विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, विड्रॉ कर लिया गया ताकि उसमें जो भी चीज़ें रिपेयर करी जाए। ठीक है, फिर उसके बाद विड्रॉ करने के बाद जो दूसरा डिवीजन है उसको भेज दिया जा रहा है। तो ट्रूप्स का रोटेशन भी वहाँ पर लगातार हम लोग देख रहे हैं। लगातार जो है ना चाइना वाले इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पर लगातार अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये रोटेशन का हो गया। और यहाँ पे क्या बोला गया, जो ये दो डिवीज़न है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पहला डिवीज़न 4th और 6th डिवीज़न है। ठीक है, एक बार ये आ जाएगा इस वाले एरिया में। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोग रिपेयर करने के लिए वापस से चीज़ें चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा डिवीज़न आ जाएगा और जो ये दोनों ही डिवीज़न है इनके पास आप कह सकते हो इन्फेंट्री रेजिमेंट, आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्टिलरी रेजिमेंट, एयर डिफेंस रेजिमेंट, ये सारी ही चीज़ आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही डिवीज़न के पास। तो ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि लगातार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अपनी साइड पर उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया है। लगातार कंस्ट्रक्शन जारी है, लेकिन इंडिया को ही ये लोग कंस्ट्रक्शन करने नहीं देते। ठीक है, इंडिया अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करता है तो उसके बाद वही डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पिछले साल जैसे ये स्टार्ट हुए थे। नाउ और क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं, जो ये चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है ये आज के टाइम पर कुछ एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रही है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश वाले जो उसका अपोजिट वाला रीजन है वहाँ पर भी आपको मालूम होगा इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट रहता है वही 2-3 जगह पर खासकर जो है चाइना का डिस्प्यूट रहता है। अक्साई चीन वाला रीजन मेन है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला भी एक मेन रीजन माना जाता है, उसके बाद सेंटर में भी एक छोटा सा रीजन पड़ता है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी आज के टाइम पर उसके अपोजिट साइड पर जो ये सोल्जर्स हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं आज के टाइम पर चाइना के। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं और वो ट्रेन करे गए अच्छी तरीके से, खासकर एंटी रॉकेट लॉन्चर्स के साथ, ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन के साथ, ठीक है, अदर वेपन्स के साथ पूरी तरह से यहाँ पर ट्रेन करे गए हैं, उसी के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स चाइना का खुद का स्टेट मीडिया है, तो लगातार ये लोग आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। इन्होंने यहाँ पर और यही चीज़ें भी बताई हैं कि ये जो पीपल लिबरेशन आर्मी है इनको और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज हैवी रॉकेट आर्टिलरी दिया गया है बॉर्डर रीजन में। ठीक है, जो बॉर्डर रीजन अगर हम बात करें जो हाईएस्ट पे है,
ठीक है, जो हाई ऑल्टीट्यूड पर लगभग 5200 मीटर्स के ऑल्टीट्यूड पर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई हैं, साथ ही साथ इनके जो ट्रूप्स वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह लगातार दी जा रही है अरुणाचल वाले एरिया में। तो ये बताया जा रहा है, मतलब लगातार जो है आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ये लोग काम कर रहे हैं अपने ट्रूप्स के ऊपर और लगातार अपने बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, जो इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज़ है वो आपको 3 जगह पर देखने को मिलेगा। एक तो वेस्टर्न सेक्टर में देखने को मिल जाएगा, फिर सेंट्रल सेक्टर में देखने को मिल जाएगा, देन उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर, ये अरुणाचल वाले एरिया में, यहाँ पर तवांग खासकर इस वाले रीजन में तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अक्साई चीन वाला रीजन हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं इंडिया और चाइना के बीच के। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, G7 की मीटिंग हुई, आपको मालूम है। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे हम लोग को बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे G7 के ऊपर। ठीक है, G7 के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही पूरी रिपोर्ट आती है मैं कंप्लीट एनालिसिस करूँगा G7 समिट का, क्या क्या बातचीत हुई है, एक एक पॉइंट्स में अच्छे से कवर करूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो आर्टिकल है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वर्चुअली जो है एक तरीके से इस G7 समिट को अटेंड किया, इस मीटिंग को अटेंड किया है। ठीक है, वर्चुअली नॉट फिजिकली, ध्यान से सुनना, ये फिजिकली नहीं गए थे, हालांकि बुलाया था लेकिन नहीं गए थे क्योंकि कंट्री के अंदर कोविड की सिचुएशन है उसकी वजह से। अब यहाँ पे जब ये गए तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट करी है, वो क्या क्या है यहाँ पे आप लोग देख पाओगे G7 मीटिंग के अंदर। तो ये पिक्चर देख लो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पिक्चर को ही बार बार रिपीटेड किया गया है यहाँ पर, मैं भी आपको दिखाऊंगा। नाउ इसके अंदर पहली चीज़ क्या बोली गई है, पहली चीज़ तो देखो ये है कि G7 के अंदर कुछ कमिटमेंट हुए हैं। पहला कमिटमेंट क्या है, पहला तो यह है कि जो G7 है ये डोनेट करेगा, लगभग 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड करवाएगा ये सारे डेवलपिंग नेशंस को। तो 1 बिलियन डोजेस बहुत होते हैं। उसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ पर हम लोग चाइना को टैकल कर रहे हैं। G7 ने इस बार एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लैकमेल कर दिया एक तरीके से चाइना को। क्यों, जो चाइना है उसका एक इनिशिएटिव आपको मालूम होगा, हर एक को मालूम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, काफ़ी पॉपुलर इनिशिएटिव है, दुनिया भर को ये चाइना कनेक्ट करने की आज के टाइम पर कोशिश कर रहा है। तो इसका एक अपोजिशन लेकर आ चुका है, यानी कि इसका एक अपोजिट प्रोजेक्ट लेकर आ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट आ चुका है, वो G7 लेकर आया है, वो है B3W। ध्यान रखना, इसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये एक ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो कि चाइना के BRI को काउंटर करेगा। उसके बाद और ये कमिटमेंट करी गई है, और यहाँ पे बोला गया जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट है जो ग्लोबल लेवल पर देखा जाएगा, उसके बारे में G7 कंट्रीज़ ने अप्रूव किया। एक तरीके से G7 कंट्रीज़ ने हाँ बोला है कि 15% तक मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे और क्या है कि देखो, जो इंक्वायरी वगैरह है वो होगी कि कोविड-19 कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसके बारे में आज के टाइम पर चर्चा हो ही रही है कि कोविड कहाँ से निकल कर आया है, तो इसके बारे में इंक्वायरी भी लगातार होगी। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन किया गया है G7 के अंदर। उसके साथ एक और पॉइंट है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टेक कंपनीज जो हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी बोला है कि आपको एक साइबर एनवायरनमेंट रखना है सभी लोगों के लिए, एक तरीके से सेफ साइबर एनवायरनमेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिचुएशन अलग देखने को मिल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी और डिटेल्ड आर्टिकल्स आएंगे धीरे धीरे, अभी हमारे पास जैसे आर्टिकल आ रहे हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैंने आपको ये पिक्चर में समझाया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं, तो फिर इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि हाँ, यहाँ पर जो भी बातचीत हुई है लगातार इन्होंने चाइना को टैकल करने की पूरी तरह से कोशिश करी है कि हाँ भाई चाइना को ही काउंटर करना है, तो पूरा फोकस चाइना के ऊपर किया गया है। और ये जो G7 है इसके अंदर 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, याद रखने की, जो कि बहुत पुरानी ट्रिक है, बहुत पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर G7 कंट्रीज़ को नहीं, जो 7 कंट्रीज़ हैं आपको अगर उनके नाम याद रखना है तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जूस GF। ये सातों कंट्रीज़ के नाम इसमें छुपे हुए हैं, J से जापान, U से USA, I से इटली, ठीक है, उसके बाद C से कनाडा, E से इंग्लैंड मतलब कि UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और उसके बाद G से जर्मनी, F से फ्रांस। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग 7 कंट्रीज़ का नाम याद रख सकते हो। ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसके बेसिस पर आप सातों कंट्रीज़ का नाम याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है जिसका आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, फर्नीचर्स की डिमांड बढ़ रही है, लोग यहाँ पर रोज़वुड का ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो जिसको हम लोग इंडिया में शीशम बोलते हैं। तो
इस लकड़ी को लेकर है, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इलीगल रोजवुड फेलिंग हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर लगातार एक तरीके से पेड़ की कटाई भी हो रही है और इनको नुकसान ही पहुंच रहा है। और आपको मालूम होगा IUCN स्टेटस के अंदर यहाँ पर इसको एक कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, जहाँ पर बोला ये जा रहा है पेड़ को बचाना है, इस वाले रोजवुड ट्री को खासकर, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट आप ये भी देख पाओगे, रोजवुड ट्री है ये काफ़ी महंगा भी बोला जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका कहना ये है 1 क्यूबिक मीटर ये जो रोजवुड है इसकी जो कॉस्ट है वो 7 लाख रुपए है। खासकर ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस रोजवुड की, ठीक है। तो इसका आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो अपने एनवायरमेंट से रिलेट करके, तो इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड है उसी की वजह से ये नुकसान भी देखने को मिल रहा है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेवी डाइवर्स इन मेघालय टू असिस्ट माइन रेस्क्यू। आपको मालूम होगा माइनिंग चल रही थी मेघालय के अंदर, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं अभी भी फंसे हुए हैं। बोला यह जा रहा है 5 माइनर्स हैं जो कि ट्रैप हो चुके थे, लगभग 30 मई से जो है फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे असिस्ट किया है, एक तरीके से यहाँ पे पहुँच गए उनको रेस्क्यू करने के लिए, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है तो हमें ध्यान रखना है। खासकर मेघालय कोल माइनिंग के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और हमने पहले भी डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो ये आर्टिकल आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं कोल माइनिंग इन मेघालय करके एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। मेघालय के अंदर बहुत सारी कोल माइनिंग देखने को मिलती है। आर्टिकल आपका GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3, इनफैक्ट GS पेपर 4 से भी, यानी कि चारों GS पेपर से रिलेट कर सकते हो इस छोटे से आर्टिकल को। क्वेश्चन ये आता है कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग इस लाइन को मेंशन कर सकते हो अपनी हर जगह पर, चाहे आंसर राइटिंग में, यहाँ पे ये है जैंतिया कोल माइनर्स और जो डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने क्लेम ये किया है लगभग 60,000 कोल माइंस हैं लगभग 360 विलेज के अंदर। जो ईस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितने भी गांव हैं 360 गांव है, उसके अंदर 60,000 कोल माइंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोल की खुदाई नहीं होती है, ठीक है, जो कोयला निकाला जाता है। उसी के साथ यहाँ पर हर चीज़ को देखो, एक तो इलीगल माइनिंग को बैन कर रखा है, फिर भी ये लगातार जारी है। और आपसे पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कोल माइनिंग को लेकर, तो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ही आपको पता है मेघालय पड़ता है, वहाँ पर कोल माइनिंग लगातार देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा रीजन है आसाम, जहाँ पर और भी ज़्यादा कोल माइनिंग देखने को मिलती है। जो टॉप के स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल माइनिंग होती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या बात करी गई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मांग करी है कि जो ये पेटेंट वेवर है उसको सपोर्ट किया जाए एक तरीके से, और सपोर्ट किया भी गया है। तो आपको मालूम होगा पेटेंट वेवर के बारे में, मतलब इसके ऊपर मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, बहुत सारी आंसर राइटिंग आपको मैंने यहाँ पर दे रखी है किस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना है। तो पेटेंट वेवर वही आपको मालूम होगा कि जो कॉपीराइट पेटेंट्स हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के पास, जैसे कि USA हो गया, उसके पास पेटेंट्स हैं, तो उससे बोला गया है अपने पेटेंट्स पर आप रिलैक्सेशन दो ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उस वैक्सीन को डेवलप कर पाएँ, उसको मैन्युफैक्चर कर पाएँ, ठीक है, जिससे कि हर जगह पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़े। तो उसी को देखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने बोला है कि भाई सपोर्ट करो सभी लोग जो है इस पेटेंट वेवर को। और बेसिकली जो पेटेंट वेवर की डिमांड है ना, ये साउथ अफ्रीका और इंडिया के द्वारा ही उठाई गई थी कि जो भी यहाँ पर जिस कंट्री के पास अगर पेटेंट राइट्स हैं, जैसे कि US के पास पेटेंट राइट्स हैं वैक्सीन को लेकर, तो उसको वो रिलैक्सेशन दे, उस पर वो छूट दे, जिससे कि दूसरी कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चर करें। और उसी के साथ इसको सपोर्ट करते हुए जो आप कह सकते हो फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट, तो इन्होंने जो है यहाँ पर सपोर्ट किया है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर। नाउ यहाँ पर आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, है छोटा सा आर्टिकल लेकिन इसमें बहुत दम है। यहाँ पे बात करी गई है NSD के बारे में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो अभी यहाँ पे ये इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहा है, ठीक है, टू होल्ड इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। अब क्या है, फिलहाल यहाँ पर डायरेक्टर को रखने की बात करी जा रही है। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि ये जो बॉडी है ना NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, और साथ ही साथ GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, नितिन संज्ञाना के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मेंशन मिलेंगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें तो ये एक बहुत उच्च लेवल की बॉडी मानी जाती है, खासकर थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है, खासकर यहाँ पे आप कह सकते हो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको लेकर। और इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1959 में। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है
ये ऐसा है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर आपको इकलौता ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा और इसको फाइनेंस कौन करता है, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसके बाद मैंने जैसे बताया उच्च लेवल का थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, दुनिया के अंदर जाना जाता है NSD। अगर हम लोग बात करें, ये आता है किसके अंडर में, पहले आता था संगीत नाटक अकेडमी के अंडर में, लेकिन फिर इसको इंडिपेंडेंट बना दिया गया 1975 के अंदर, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एक डिक्लेयर करा गया एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो UGC है उसके द्वारा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह ग्रांट दे दिया गया 2005 में। फिर उसके बाद जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि हम लोगों को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाए। ठीक है, जिसके वजह से ये पिछले साल न्यूज़ के अंदर था। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मैंने पहले भी डिस्कशन किया था डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में, उस वजह से मुझे ये याद रहा। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाए गवर्नमेंट से। यहाँ पर ये बोला गया कि इंटरनेशनली, एक तरीके से नेशनली और इंटरनेशनली दोनों जगह पर पूरी तरह से जाना जाए। अब इसका जो मेजर काम है वो क्या रहेगा, देखो लगभग हमारे पास बहुत सारे आप कह सकते हो कि कल्चरल हेरिटेजेस हैं। ठीक है, साइट्स हैं बहुत सारी, लेकिन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस भी हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जैसे कि डांस हो गया, संगीत हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, इंटेंजिबल कल्चरल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो इनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है ये बॉडी। ठीक है, उनको एक तरीके से जीवित रखती है। उसके बाद 2019 में जो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसकी 14वीं रैंक आई थी अमंग द बेस्ट फिल्म स्कूल्स। ठीक है, अगर दुनिया की अगर हम बात करें तो उस एक CEO वर्ल्ड मैगजीन आई थी जिसके अंदर ये बताया गया इंडिया का जो NSD है वो 14th रैंक पर आता है दुनिया भर में। ठीक है, ये है, इसके बारे में ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली इसके बारे में बन सकता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है, आपको मालूम होगा हाल ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने एक ऑर्डर दिया था कि सिटीजनशिप के लिए कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स रेफ्यूजीज़, खासकर हिंदू, सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट जो कि बिलोंग करते हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, ठीक है, जो भी रहते हैं गुजरात के अंदर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा, पंजाब में, तो वो लोग इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेन वर्ड थी, आपको ध्यान रखना है, वो है नॉन मुस्लिम। ठीक है, इन्होंने हाल ही में ये सारी चीज़ें बताई थी कि हाँ नॉन मुस्लिम लोग जो है इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को या आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया है, एक बंदे के द्वारा पिटीशन डाली गई है और इन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस के ऊपर ये चार्ज किया गया है, यानी डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जो ये पिटीशन है ये किसके द्वारा फाइल किया गया, ये फाइल किया गया एनिस अहमद के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने बोला ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस दिखा रहा है, पूरा का पूरा एक तरीके से अलग से भेदभाव किया जा रहा है। और फिर इसमें इन्होंने मेंशन किया आर्टिकल 14 कहाँ गया। आर्टिकल 14 में तो बहुत चर्चा हो रही है, हमारे संविधान के अंदर है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि एक तरीके से जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है, जिससे कि यहाँ पर मुस्लिम्स को पूरी तरह से अलग किया गया है। ऐसा यहाँ पर ये सारी चीज़ें चैलेंज करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा यहाँ पे पिटिशनर्स ने बोला है। अब आने वाले टाइम पे और भी हम लोगों को इसके ऊपर आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, क्या यहाँ पे और कुछ आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। आने वाले टाइम पे हम लोग को ये और भी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आर्टिकल 14 हो जाता है, पढ़ लेना। इक्वालिटी के बारे में बात करी गई है, ठीक है, कि सभी लोगों को इक्वालिटी की तरह, इक्वल की तरह ट्रीट किया जाएगा। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे आता है एक आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है क्या मैं आपको बता देता हूँ। बोला एक रिपोर्ट आई है और यहाँ पे रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो बच्चे हैं उनको कोई आप कह सकते हो कि थर्ड वेव से कोई इतना ज़्यादा ग्रेटर रिस्क देखने को नहीं मिलेगा, उनको इतना रिस्क नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे फर्स्ट वेव देखा, सेकंड वेव देखा, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है जहां पर बच्चों को इतना अफेक्ट नहीं करा है इस कोरोना वायरस ने। उसी के बारे में ये चीज़ें बताई गई कि साथ ही साथ ये भी बोला गया कि थर्ड वेव जो है यहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए डेंजर नहीं होगा, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट बताती हैं, बहुत सारे डेटा को मिलाकर ऐसा एविडेंस लेकर आया गया है। लेकिन हाँ, फिर भी जो ये हमारे पहले के फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आपको देखने को मिलेगी, उसका बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। अब जो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इससे मतलब क्या है कि इनका जो बिहेवियरल चेंज है, दूसरी चीज़ जो है डर बैठ गया है बच्चों के अंदर कोविड को लेकर, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। ज़रूर स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन ऐसा है कि कोविड का अफेक्ट नहीं देखने को मिला। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल है छोटा सा, वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करी गई है। लगभग 3.5% की जो हमारी पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेट हुई है आज के टाइम पर। इसको हम लोगों ने बहुत पहले ही चर्चा कर ली थी, इसके ऊपर आज भी आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो स्टेट्स के बारे में बताया गया कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है।
कवरेज कहाँ कहाँ पर कितने कितने % कवर किया गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर यहाँ पे चर्चा करी गई और आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने पूरे अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो अभी तक लोग फुली वैक्सीनेटेड मतलब दोनों डोजेस लग चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 3.5% लोगों को। अगर इसे हम कंपेयर करें बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में तो वो कंट्रीज़ काफ़ी हद तक आगे चल रही हैं। किसी के अंदर 8% तक लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, किसी के यहाँ 7% तक लग चुका है। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं, इसको हम लोगों को रैंप अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, अगेन एक और इंपॉर्टेंट आता है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से, इसको रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या है, एक नई डिस्कवरी हुई है, ट्री ऑफ कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है उसका एक और ट्री हम लोगों ने डिस्कवर किया है। कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार के अंदर। लगभग 15 मीटर ये टॉल है, जिसका आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो। इसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी। तो मैं आपको बताऊंगा क्या इसका नाम कैसे पड़ा। तो 15 मीटर टॉल ये ट्री है जो कि बिलोंग करता है किसको, कॉफ़ी फैमिली को, ठीक है। खासकर इस जीनस फैमिली को बिलोंग करता है जो कि हाल ही में डिस्कवर करी गई है। और अगर हम बात करें कॉफ़ी का ट्री है, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। और इसको डिस्कवर करा गया अंडमान आइलैंड से और इंडियन रिसर्चर टीम थी जिन्होंने यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया है, जिनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया जो ये नई स्पीशी है इसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी। तो ध्यान रखना, और इंडिया के अंदर ये पहली बार रिकॉर्ड करी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें कहाँ पे मिलता है पायरोस्ट्रिया, तो ये आपको मडागास्कर के अंदर देखने को मिलेगा। मडागास्कर में ये ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। अब की बार लेकिन इंडिया के अंदर देखने को मिला। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो ये पायरोस्ट्रिया लालजी है इसको असेस किया जाता है एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि आप कह सकते हो खतरे में है। काफ़ी ज़्यादा प्लांट काफ़ी कम है, इनकी जनसंख्या कम है, इनको हमें बचाना पड़ेगा। नहीं बचाया हमने तो ये ख़त्म, ठीक है। और इसको स्टेटस दिया गया है IUCN के रेड लिस्ट के अंडर में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें IUCN की जो रेड लिस्ट है वो बहुत सारी लिस्ट अपनी मेंटेन करके चलती है, उसमें से एक लिस्ट का नाम है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। अभी अच्छे से क्लियर करेंगे, बट IUCN की फुल फॉर्म याद रखना। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, यहाँ पे दे रखी है, हाँ देख लो, यहाँ पर ये फुल फॉर्म है इसकी IUCN की। नाउ अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो IUCN का कंजर्वेशन क्राइटेरिया क्या दे रखा है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। ये मैंने आपको बताया, रेड लिस्ट मेंटेन करके चलते हैं। रेड लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी लिस्ट देखने को मिलेगी, कोलैप्स नाम की, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट या फिर नॉट इवैल्यूएटेड। अब आप कहोगे ये तो जानवरों के लिए, नहीं, ये फ्लोरा फौना दोनों के लिए, जानवरों की प्रजाति के लिए भी है, साथ ही साथ जो प्लांट्स की स्पीशीज़ होती हैं उनके लिए भी है, ठीक है। यानी कि प्लांट्स अगर कोई खतरे में है तो उसको भी यहाँ पर इन कैटेगरीज के अंदर में रखा जाता है। तो अभी कौन सा स्टेटस दिया गया है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाला स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूरी तरह से प्रजाति खत्म हो जाती है तो इसको कोलैप्स्ड का स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है। ये IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो इस प्रजाति का नाम जो पड़ा है पायरोस्ट्रिया लालजी, वो किस बेसिस पर पड़ा है, वो एक पर्सन है जिनका नाम है लालजी सिंह, ठीक है। इनके नाम के ऊपर पड़ा है पायरोस्ट्रिया लालजी। ये एक जॉइंट डायरेक्टर है, हेड ऑफ ऑफिस है अंडमान निकोबार के रीजनल सेंटर के। उसके बाद बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। ये इन सब के पार्ट्स रह चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर ये पायरोस्ट्रिया फाउंड करा गया है। पहले तो इंडिया के अंदर पहले ये नहीं मिलता था, लेकिन अब इसको देखा गया है। लेकिन इस टाइप का एक तरीके से कुछ हम लोग कह सकते हो इससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती हैं इंडिया के अंदर भी, जैसे कि किनकोना, कॉफ़ी, एडिना, हेमिलिया, आइजोरा, गैलियम, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जिसका हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पज़ की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने प्लांट्स अभी डिस्कस किए हैं ये सब कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ऊपर रुबैके फैमिली से ये लोग सारे प्लांट्स बिलोंग करते हैं, जिनका हम लोग कमर्शियल बेसिस पर इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल ख़त्म। नाम याद रखना प्लांट का, कहाँ पे मिला है याद रखना, कौन से IUCN के अंदर क्या स्टेटस है इसका, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है G7 कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया है कि लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर बातचीत करेंगे और ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ये लोग काम करने वाले हैं। वो काम क्या क्या होगा इस आर्टिकल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि अभी आपको मालूम है G7 की मीटिंग हुई है। तो G7 के लीडर्स ने एग्री किया संडे में कि ये लोग अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे। खासकर आप कह सकते हो कि जो भी यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम पर पेंडेमिक के दौर पे बहुत सारी पुअरर कंट्रीज़ हैं जिनको हेल्प नहीं मिल रही है, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके लिए $100 बिलियन का यहाँ पर एक तरीके से स्पेंड करने की बातचीत करी गई है। दूसरा स्टेप ये बोला गया है जो कार्बन एमिशंस हैं
ठीक है, वो भी पूरा कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आएगा। तो उन कार्बन एमिशंस को भी कम किया जाएगा। साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि क्लाइमेट जो चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो सब चीज़ें आपको पूरा कंट्रीज़ के अंदर भी देखने को मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, पूरा कंट्रीज़ जो है अच्छे से चीज़ों को टैकल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा अमाउंट नहीं है। तो उनको ये सब अमाउंट मिलेगा ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को टैकल कर पाएँ। ठीक है, अब आगे आते हैं और क्या क्या डिस्कस किया गया है। बहुत सारा आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत करी गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लगाया जाएगा, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। साथ ही साथ जो आज के टाइम पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर कुछ अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उन सारे तरीकों को शिफ्ट किया जाएगा। खासकर रिन्यूएबल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और ये भी बोला जा रहा है जो ये G7 कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड्स की 7th आप कह सकते हो जो सातों की सातों लार्जेस्ट एडवांस इकॉनमीज़ हैं, जो कि आज के टाइम पर उन्होंने फिर से क्लाइमेट चेंज को लेकर ये स्टेप उठाया है। और जो है यहाँ पर जल्द से जल्द कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इन चीज़ों को टैकल कर पाएँ। और जर्मनी ने भी बोल दिया है यहाँ पर कि ये अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, लगभग 2 बिलियन से 6 बिलियन तक यूरोस का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 2025 तक यहाँ पर। और उसके बाद इन कंट्रीज़ ने मिलकर G7 ने यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं कि ये लोग $100 बिलियन का मोबिलाइज़ करने वाले हैं। ये मैंने भी आपको बता दिया ऊपर। तो चीज़ें वापस से थोड़ा थोड़ा रिपीटेड देखने को मिल जाएंगी। देखो, वापस से कार्बन एमिशन के बारे में बात हो रही है, मतलब वापस से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। तो आर्टिकल में जो स्टार्टिंग में लिखा है ना, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस आगे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, यहाँ पर आप बात करोगे G7 कंट्रीज़ के बारे में, कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो मैंने अभी आपको बताया है। स्टार्टिंग में कैसे याद रखना है आपको, जूस JF करके नाम याद रखना है। जैसे जापान हो जाएगा, और U से USA हो जाएगा, I से इटली हो जाएगा, C से कनाडा हो जाएगा, E से इंग्लैंड यानी UK हो जाएगा, G से जर्मनी, और F से फ्रांस हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों के बारे में ये डिस्कशन किया गया है पूरा का पूरा। और कोशिश ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, एंड तक इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। देखो, पहले भी ये कंट्रीज़ मिलकर काम करती हुई आई हैं, लगभग बहुत पहले से, सालों से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब भी हम लोगों ने बीच में एक तरीके से रोक लग गई पेंडेमिक की वजह से। नाउ अब फिर से जो है ये सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे, और जो है एक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है लगातार। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे, इजराइल के पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से ख़त्म, अब मतलब हट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नए प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहे हैं, वो आएंगे नेफ्ताली बेनेट, एक तरीके से इनके अपोजिशन है। अब ये जो अपोजिशन है नेफ्ताली बेनेट, ये बोला जाता है और ख़तरनाक है। ठीक है, किससे, बेंजामिन नेतन्याहू से। तो इन्हीं के पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत चल रही है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं। आने वाले टाइम पे जब ये नेफ्ताली बेनेट आते हैं तो इनका क्या रोल रहता है बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ, वो ज़्यादा मैटर करेगा। जैसे कि इनका जो फिलिस्तीन के साथ क्या मैटर रहता है, ठीक है, या फिर सीरिया के साथ क्या, ये कैसे, लेबनान के साथ यहाँ पर इनका कैसे रिलेशन रहता है, वो ज़्यादा मैटर करेगा। अभी के लिए यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल को स्किप भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। बस खाली जो अपोजिशन है वो आज के टाइम पर जीत रही है, कहाँ पर, इजराइल के अंदर। नाउ यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, बात करी गई है एक रेयर सॉलिडेरिटी फॉर रोहिंग्या। अब रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में आपको मालूम होगा, रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था एक, और काफ़ी भयंकर क्राइसिस हुआ था, लगभग 2017 की बात है। बहुत सारे लोगों को मिलिट्री के द्वारा मारा गया म्यांमार में, खासकर रेखाइन वाला स्टेट में। ठीक है, रेखाइन वाले स्टेट से उनको भगाया गया। बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश में आए, इंडिया में आए, तो अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है म्यांमार के अंदर जो एंटी जनता प्रोटेस्टर्स हैं, खासकर जनता किसको बोला गया है, मतलब कि मिलिट्री को बोला गया म्यांमार की। तो म्यांमार में आप देख पाओगे मिलिट्री की बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, और साथ ही साथ म्यांमार में मिलिट्री कू भी देखने को मिल रहा है, तख्ता पलट भी हुआ है। तो ये जो एंटी जनता प्रोटेस्टर्स हैं, ये इन्होंने क्या करा, ब्लैक फ्लैग पहना, एक तरीके से ब्लैक फ्लैग इन्होंने अपने ऊपर रखा है, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करवाई हैं, जैसे कि ब्लैक फॉर रोहिंग्या करके ट्रेंड करवाया है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे ट्रेंड करवाई गई हैं। अब ऐसा यहाँ पे आप देख पाओगे क्यों, क्योंकि जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उसके साथ एक एकता दिखाई है इन लोगों ने, क्योंकि आज के टाइम पर ये लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं म्यांमार वाले। ऐसा क्यों, आपको मालूम होगा 1 फरवरी में मिलिट्री कू आया था। ठीक है, यहाँ पर तो उस चीज़ के बारे में बातचीत होगी। जब से ये 1 फरवरी से मिलिट्री कू आया है, ये आर्टिकल न्यूज़पेपर से हटा ही नहीं है। ठीक है, तो मिलिट्री कू मतलब क्या होता है, तख्ता पलट। तो ऐसा यहाँ पे मिलिट्री ने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली, जो वहाँ की डेमोक्रेसी है उसको हटा दिया, पॉलिटिकल पार्टी जो भी थी उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला अब हमारे हाथ में चीज़ें रहेंगी, तब से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लोग नहीं चाहते हैं वहाँ पर कि ये मिलिट्री गवर्नमेंट रहे। लोगों का कहना वहाँ पर है कि हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग को वापस से।
ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं आज के टाइम पर, और उसी को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है रोहिंग्या कम्युनिटी को, जो है कि माइनॉरिटी ग्रुप है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है उस क्राइसिस के बारे में। 2017 में एक ब्लडी मिलिट्री कैंपेन है म्यांमार के अंदर, आप कह सकते हो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, और लगभग 7,40,000 रोहिंग्या इधर से उधर हो गए थे। वहाँ पर रेखाइन स्टेट से ये बांग्लादेश की साइड गए, ठीक है। उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, रेप हुआ, मास किलिंग्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग इंडिया भी आए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग आज के टाइम पर भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, इनके लिए बांग्लादेश ने एक आइलैंड एलोकेट किया है, ठीक है। अब वो जो आइलैंड है वो उस आइलैंड का नाम क्या है, ठीक है, उस जो इस आइलैंड को अलॉट किया गया है। और जो वो आइलैंड है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर भी ये जो लोग हैं, कम्युनिटी है, इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है आज के टाइम पर भी। तो ये जो लोग हैं, जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉलिडेरिटी दिखाई है रोहिंग्या के लिए। उसके बाद एक आर्टिकल आता है, नीचे बात करी गई है यहाँ पर कि जो अमेज़न के फाउंडर हैं, आप कह सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे बोला है, ये और इनके ब्रदर मार्क वुड, आपको मालूम होगा कि ये कौन है, जेफ बेजोस, और जो ये मार्क हैं, ये दोनों मिलकर स्पेस ट्रैवल करने वाले हैं और स्पेस के बाद वापस से आने वाले हैं। तो उसके बारे में चर्चा करी गई है। ब्लू ओरिजिन कंपनी का इस्तेमाल होगा और स्पेस जाएंगे, वापस आएंगे। उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, पैसा भी खूब खर्च होने वाला है। तो यह आर्टिकल आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा चर्चा में होने वाला है, उसी की वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ, क्योंकि मंडे को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं आता, और आज स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेटेड भी कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना है नहीं, तो इसको हम लोग स्किप करते हुए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की तरफ। नाउ आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। पहला आर्टिकल बेकार है। यहाँ पे क्या बात करी गई है, ओरिजिन अनक्लियर, मतलब कि क्या अभी टाइम पे, किस टाइम पर क्या चल रहा है, पैंडेमिक को लेकर सब लोग परेशान हैं, खासकर यूएसए भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये कोविड निकल कर कहाँ से आया है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। इसके ऊपर अभी हाल ही में जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन, आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैठा रखी है कि आप लोगों को पता लगाना है कि ये जो कोविड है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगातार लग रहे हैं, लेकिन चाइना इसको अपोज करता हुआ रहा है। चाइना लगातार मना कर रहा है, ये हमारे यहाँ से एमर्ज नहीं हुआ है, हो सकता है तुम्हारे यहाँ से ओरिजिन हुआ हो, ठीक है। और एक तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे, लेकिन गलती तो चाइना की डेफिनेटली यहाँ पे है ही, एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि ये चीज़ चाइना को डेफिनेटली मालूम था कि ये जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट होता है, लेकिन ये चीज़ रिवील नहीं करी गई इनके द्वारा, ये चीज़ नहीं बताई गई, ठीक है। ये चीज़ अगर पहले चीज़ पता चल जाती तो फिर ये इसको हम लोग काफ़ी हद तक रोक लेते, और आज के टाइम पर जो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, ये प्रॉब्लम्स ना होती, ठीक है। ये चीज़ तो सबसे बड़ी गलती है ही। और उसके बाद ओरिजिन अभी भी अनक्लियर है, नहीं पता कहाँ से ओरिजिन हुआ है, हम लोग नहीं जानते। लेकिन अब बहुत सारी रिपोर्ट्स हाल ही में ये आई हैं जिसमें ये बताया गया कि देखो ये जो रिपोर्ट है, मतलब हाल ही में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी किसकी, जिसमें ये बताया गया जो वुहान की जो लैब है ना, जहाँ से ये बोला जा रहा है ये जो वायरस है ये लीक हुआ है, और ये बोला गया कि वहाँ पे जो लोग हैं लगभग 2 से 3 मेंबर्स हैं वो बीमार पड़ गए थे, और वो बीमार कब पड़े, साल 2019 में, कोरोना आने से पहले। और बोला ये जा रहा है उनके अंदर कोविड के सिम्टम्स थे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मतलब कि हो सकता है कि यहाँ से ओरिजिन हुआ हो, लेकिन अभी हम लोग कह नहीं सकते। उसके बाद अभी यूएस की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके ऊपर मैंने काफ़ी चर्चा भी करी थी, और उस रिपोर्ट में यहाँ पर यह बताया गया कि डेफिनेटली हो सकता है कि ये कोविड कहाँ से निकल कर आया हो, चाइना से निकल कर आया हो। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये लोग अनक्लियर हैं, एक तरीके से हाइपोथेसिस करके बोल दिया जा रहा है, परिकल्पना की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम लोग मतलब कुछ इतने ठोस एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पर हम लोग बोल सके कि हाँ ये चाइना की साइड से निकल कर आया है, ठीक है। उसके जैसा मैंने बताया हाइपोथेसिस को लेकर बातचीत चल रही है, और यूएस की इंटेलिजेंस आज के टाइम पर काम कर ही रही है, और जल्द से जल्द हम लोग को पता चलेगा, डेफिनेटली पता चलेगा कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। क्योंकि इससे होगा क्या ना, उस कंट्री की जो इमेज है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, और इनफैक्ट उसको आने वाले 10 साल तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर पता चलता है किसी कंट्री के थ्रू यहाँ पर ये ओरिजिन हुआ है तो। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ ये है साइबर रेजिलियंस के बारे में, मतलब कि साइबर अटैक, साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। साइबर अटैक हाल ही में बहुत सारी देखने को मिले हैं, यूएसए के ऊपर बहुत सारे साइबर अटैक हुए हैं, इंडिया के ऊपर भी इनफैक्ट हुए हैं साइबर अटैक। तो उसके बारे में चर्चा करी गई है कि आज के टाइम पर साइबर अटैक सिविल को टारगेट किए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को ज़रूरत है डेटा प्रोटेक्शन की। उसके बाद क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी सिखाऊंगा कि मतलब किस तरीके से आप लोग एक आंसर कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्या हुआ है कि हाल ही में
बहुत सारे मतलब पिछले महीनों में बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स, ठीक है। और इसी की वजह से आज के टाइम पर हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने एक तरीके से कंट्री के अंदर ये एक रेजिलियंस प्रोग्राम लेकर चलें और जो ये साइबर अटैक्स हैं इनको टैकल कर पाएँ। हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स भी रिपोर्ट करे गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा पिछले कुछ महीनों में, और 2020 के अंत में भी साइबर अटैक हुआ था सोलरविंड करके, बोला जा रहा था रशिया ने स्पॉन्सर किया है। यूएसए ने बहुत सारे साइबर अटैक झेले हैं, डेटा ब्रीच हो जाता है। साइबर अटैक के बारे में आपको मालूम होगा, कंप्यूटर्स वगैरह के थ्रू चीज़ें हैक कर ली जा रही हैं, डेटा ब्रीच कर लिया जाता है, ठीक है, वो डेटा का कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाता है। चाइनीज़ ग्रुप्स के थ्रू भी काफ़ी हद तक ये साइबर अटैक देखने को मिल जाता है। यूएस ने लगभग 3 मेजर साइबर अटैक्स फेस करे हैं पिछले टाइम में। एक है ऑडिशियस रैंसम वाला अटैक रशिया के द्वारा, उसके बाद है एक डार्क साइड, और आपको मालूम होगा कॉलोनियल पाइपलाइन वाला। तो पाइपलाइन वाला तो काफ़ी बार मैंने चर्चा करी है पाइपलाइन के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये पिछले कुछ दिन पहले ही खाई, ये जो कॉलोनियल पाइपलाइन है इसके ऊपर ये साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात आपका हुआ, पाइपलाइन कंप्यूटर से कनेक्टेड है, हाँ कंप्यूटर से कनेक्टेड ही होती हैं, लेकिन उनका डेटा वगैरह ब्रीच कर लिया गया था और बहुत सारा डेटा ब्रीच किया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है, ठीक है, कि मतलब यूएस ने बहुत सारे अटैक्स पिछले कुछ टाइम में झेले हैं, लेकिन बोला यह जा रहा है ये सारे टारगेट करे गए हैं सिविलियंस को, यानी ये एक तरीके से साइबर अटैक पूरी तरह से सिविल को टारगेट कर रहा है, ये मिलिट्री को टारगेट नहीं कर रहा है। और हम लोग फोकस क्या करके चलते हैं, मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं और हम लोग सिविल को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। तो आज के टाइम पर साइबर अटैक कहाँ पर हो रहे हैं, सिविलियन के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर के द्वारा बताया गया। जो ये अटैक्स हैं लगभग यहाँ पे देखो वही बताया गया, प्राइमरली ये जो हो रहे हैं सिविलियन टारगेट को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। जो ज़्यादातर नेशंस है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं आज के टाइम पर साइबर डिफेंसेस को लेकर, अपनी जो मिलिट्रीज़ वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आज के टाइम पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को अपने आंखों के सामने देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जो ये सिविलियन टारगेट है इसको डिफेंड करते हुए, और यहाँ पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के टाइम पर, उसके अलावा भी हम लोगों को साइबर अटैक के अगेंस्ट जैसे कि रैंसमवेयर, फिशिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिली हैं। नेशंस को आज के टाइम पर जो है एक तरीके से फाइंड करना पड़ेगा क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, किस तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं कोविड-19 पैंडेमिक से। आज के टाइम पर हम लोग इसके ऊपर तो लगे पड़े हैं कोरोना से लड़ने के लिए। उसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये देखने को मिली है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि कोविड के टाइम पर, यानी पिछले साल में अगर हम बात करें, पिछले 1-1.5 साल में, तो ये साइबर अटैक बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। यानी कि कोविड के टाइम पर साइबर अटैक्स की भी जो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ये काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आई है। नाउ यहाँ पर अब कुछ ये भी आता है कि आज के टाइम पर हम लोग को अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली बात, और जो खासकर ये अटैक्स हो रहे हैं वो अगर हम लोग बात करें तो सिविल के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, सिविलियंस को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, जो नीड टू अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द साइबर थ्रेट टू देयर बिजनेस एंड टेक एडिक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी कि बिजनेस इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। आज के टाइम पर हम लोगों को इसके लिए प्रिकॉशंस को लेकर चलना है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी बहुत ज़्यादा प्रोन एरियाज़ है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। इनफैक्ट यहीं पर कोशिश ये करी जा रही है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुत सारे अटैक्स हम लोग इसके ऊपर भी देख सकें, क्योंकि हम लोग मिलिट्री के डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट इसको हम लोग आप कह सकते हो इसके ऊपर हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद चिंता वाली बात तो यह है, पैंडेमिक जैसे जैसे बढ़ा, नंबर ऑफ साइबर अटैक्स भी लगातार बढ़ते रहे हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम तक को नहीं छोड़ा, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। आज के टाइम पर ज़रूरत है हमें डेटा प्रोटेक्शन की, तो जो साइबर सिक्योरिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पर एक एसेंशियल हिंज हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। देखो अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो इस आर्टिकल के अंदर ना ज़्यादा चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी है, जैसे कोई आपके कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हमें क्या पढ़ना है, हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए साइबर अटैक, आपको समझ में आ गया क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, हाँ साइबर अटैक से बचने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये डेफिनेटली बन सकता है एक अच्छा क्वेश्चन, हमें ज़रूरत क्या है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है, नीड क्या है साइबर सिक्योरिटी की, आज के टाइम पर ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे ये बन सकता है उसी के अंदर कि इंडियन ने क्या क्या स्टेप्स उठाया, यानी कि इस भारत की सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाया साइबर को लेकर, साइबर अटैक को लेकर, कैसे हम लोग आज के टाइम पर साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड आंसर पहले से तैयार होना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे करना है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और चीज़ों की, तो ये जो डेटा है वो आज के टाइम पर दुनिया का मोस्ट प्रीशियस चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसी के ऊपर अटैक होगा तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि हम लोग डेली बेसिस पर, यानी एवरी डे पर 3 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके से क्रिएट करते हैं, मतलब इतना डेटा रोज क्रिएट होता है।
कितना, 3 क्विंटिलियन। ये बिलियन ट्रिलियन मिलियन नहीं है, ये क्विंटिलियन है। क्विंटिलियन मतलब 3 और इसके आगे ये 0 0 लगाते रहो 21 बार, 21 जीरो लगेंगे 3 के आगे, तो वो कहलाएगा 3 क्विंटिलियन। ठीक है, तो 3 क्विंटिलियन इतना हम लोग बाइट्स ऑफ डेटा एवरीडे क्रिएट कर रहे हैं और इसी के बेसिस पर हम लोग देख पा रहे हैं आज के टाइम पर इतना डेटा क्रिएट हो रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे डिवाइसेस आज के टाइम पर इंटरकनेक्टेड हैं, बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं और इसीलिए हम लोग को ये स्टेप्स उठाना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रिपरेशन आज के टाइम पर बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक डीप टेक्नोलॉजी लेकर चलनी पड़ेगी साइबर को ठीक है, डीप टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकती है, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना होगा, मशीन लर्निंग लानी पड़ेगी और भी बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग को निकालना पड़ेगा, बहुत सारे नए नए मेथड्स लेके आने पड़ेंगे। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हम लोग को आज के टाइम पर फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसको हम लोगों को प्रायोरिटी बेसिस पर रखना पड़ेगा आज के टाइम पर, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेशर्स ऑल्सो यहाँ पे आज के टाइम पर बात करें, ज़रूरत है कि ऑफिशियल्स वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर्स वगैरह डाला जाए पब्लिक डोमेन में। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या कि इससे ये क्या करेंगे, एक अवेयरनेस वगैरह फैलाएं, लोगों के प्रति अवेयरनेस फैलाएं साइबर थ्रेट को लेकर कि हाँ भाई इस टाइप की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखो, अपने आप अवेयर रहो, इन चीज़ों को लेकर जागरूक रहो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बट दिस आर्टिकल इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आर एग्जाम। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हम लोगों ने साइबर अटैक की समझा है यहाँ पर, और ज़रूरत है कि हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, लेकिन इतनी चीज़ें हम लोग को नहीं मालूम है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी से मैंने एक चीज़ फ्रेम करके दे दी है, जिसके बारे में मैंने पहले भी ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो मैंने सोचा फिर से मैं दे देता हूँ। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है साइबर स्पेस को, जैसे कि जो आज के टाइम पर अटैक होता है, डैमेज मिसयूज़ किया जाता है डेटा का, तो इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ज़रूरत क्या आज के टाइम पर, सबसे पहली ज़रूरत है आज के टाइम पर वो है साइबर वॉरफेयर ऑफेंसिव्स, मतलब कि इतने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। एग्जाम्पल आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कितने अटैक्स यहाँ पे बताए गए, लगातार बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, यूएसए के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। ये अटैक चाइना की तरफ से करेगा, रशिया की तरफ से करेगा, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनके पास आज के टाइम पर साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना, रशिया, इजराइल, यूके, इन सब के पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आज के टाइम पर डिजिटली हम लोग ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर ही ये साइबर थ्रेट इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, ये साइबर अटैक इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, क्योंकि हम लोग डिजिटली ज़्यादा आ गए। ठीक है, डिजिटलाइज ज़्यादा हो गई ये चीज़ें, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सब डिजिटलाइज वे में काम कर रही हैं। तो बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, पावर मैन्युफैक्चरिंग, सभी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये साइबर अटैक का खतरा भी देखने को मिलेगा। और जो रीसेंट साइबर अटैक्स हो मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिए हैं, बहुत सारे अटैक्स करे गए हैं। मॉलवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ये मैंने रेंजमवेयर बताया था, ये भी मालवेयर का इस्तेमाल किया गया है। एक होता है शैडो पेड मालवेयर। ठीक है, तो ये सब मतलब ऐसे ऐसे मेलवेयर का इस्तेमाल करके चाइना है, रशिया, ये अटैक करते रहते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी यहाँ पे और क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट के लिए हमारी ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, दो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, एक मेन ज़रूरत साइबर सिक्योरिटी की यह है कि गवर्नमेंट के पास आज के टाइम पर बहुत सारा डेटा है, लोकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मेंटेन करती हैं, एक ह्यूज डेटा मेंटेन करती हैं कंट्री को लेकर, जोग्राफिकल, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को लेकर ये डेटा मेंटेन किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आज के टाइम पर हम लोगों के पास एक साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल्स के लिए, यानी आप हो, मैं हूँ, कोई भी हम लोग हैं, तो हमारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर करी जाती है इंडिविजुअल के द्वारा सोशल नेटवर्क पर, हम लोग जो है आराम से चीज़ों को शेयर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी हम लोग को ये स्टेप उठाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग के पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिजनेसेस के लिए, बिजनेस कंपनीज़ के पास आज के टाइम पर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग रखते हैं, ये साइबर अटैक इनको बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो फिर इनके लिए भी यहाँ पर हम लोग को एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारत ने क्या क्या किया है। तो भारत ने बहुत सारे आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स चलाए हैं साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए, साइबर अटैक को टैकल करने के लिए, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, उसके बाद साइबर स्वच्छ केंद्र है, स्वच्छता केंद्र, उसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हो गया, उसके बाद नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं भारत के सरकार के, जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से स्टेप्स उठाए हैं कि हम लोग इस साइबर सिक्योरिटी से एक तरीके से साइबर अटैक को टैकल कर पाएँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और ज़बरदस्त एडिटोरियल है, यहाँ पर बात करी गई है बायोसिक्योर फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अभी हमने साइबर सिक्योरिटी की बात करी है, बायो सिक्योरिटी की बात करेंगे। मतलब कि यहाँ पर है क्या, देखो बायो वेपन्स का नाम सुना है आपने,
ठीक है, बायो वेपन्स का नाम नहीं सुना तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। केमिकल वेपन्स होते हैं, बायो वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, ये तीनों ही वेपन्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आज के टाइम पर कोविड को बायो वेपन्स बोला जा रहा है, आपको मालूम है, बहुत सारी जगह पर बायो वेपन्स बोल दिया जाता है। एक तरीके से बोला जाता है चाइना ने कोविड का एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया है, मतलब बैक्टीरिया वायरस का इस्तेमाल करना कंट्रीज़ को लॉस पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोगों को मारने के लिए, ऐसा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है बायो वेपन्स का। तो वो चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिली हैं और तभी तो बोला जा रहा है कि चाइना ने जानबूझकर जो है इस कोविड को रिलीज़ किया है अपनी लैब से, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2-3 टर्म्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में बात करी गई है, इसको हम लोग थोड़ा सा रुक के समझेंगे। मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। न्यूज़ यही है कि देखो, जो आज के टाइम पर खासकर बात करी गई है बायो सिक्योरिटी को लेकर, कि बायो सिक्योरिटी ने कोविड ने हम लोग को ये सिखा दिया है कि हम लोग को बायो वेपन्स के ऊपर, बायो सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। आज के टाइम पर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो उससे हम लोग टैकल कर पाएँ, तो उसमें आता है पहला सिंथेटिक बायोलॉजी। एक रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी है, रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो कि हेल्प करेगी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर कुछ भी बैक्टीरिया, डिजीज़, ये सारी चीज़ हो गई, उनको हम लोग मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो ये सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर इसका लेकिन इस्तेमाल हम लोग दो तलवार की तरह कर सकते हैं। एक तो अच्छाई के लिए कर सकते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी यह है इसका मिसयूज़ कर दिया जाए, मतलब खुद यहाँ पर वायरस वगैरह का इस्तेमाल किया जाए दूसरे फैलाने के लिए, तो ऐसा यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं। तो दो तलवार की तरह यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ज़रूरत यह है कि हम लोग एक रिव्यू लेते रहें, स्पेशली यहाँ पर आज के टाइम पर, पैंडेमिक के टाइम पर हम लोग को एक बायो सिक्योरिटी सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग जो है ये सिस्टम हमारे पास हो, हम लोग इन चीज़ों से टैकल कर पाएँ। उसके बाद जो एक्सीडेंटल लीक्स वगैरह हैं, चलो वो तो होते रहते हैं, लेकिन एक्सीडेंटल लीक्स तभी होते हैं, यानी कि मान लो कोई कोविड है, जैसे कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि कोविड इस लैब से, चाइना की लैब से निकल कर आया है, तो ये एक एक्सीडेंटल लीक हो सकता है। एक्सीडेंटल लीक का मतलब कि कोई इनसफिशिएंट ट्रेंड स्टाफ हो या फिर इनएडिक्वेट सेफ गार्डेड फैसिलिटीज़ हों या फिर कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल्स ना हो, तो उसके बेसिस पर ये लीक हो सकता है। ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और जो केमिकल वेपन्स होते हैं ये भी डेंजरस होते हैं, लेकिन बायो वेपन्स आज के टाइम पर आप देख पाओगे चर्चा में है क्योंकि कोविड की वजह से। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि न्यूक्लियर वेपन्स को तो हम लोग आज के टाइम पर टाइटली कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा फोकस पूरी तरह से रहता है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स ना बना देते हैं किसी कंट्री को, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन के ऊपर पूरा फोकस रहे, कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम ना करे, यूरेनियम को एनरिचमेंट ना करे, लेकिन हम लोग बायो वेपन्स के ऊपर ध्यान नहीं देते कि इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि बायोलॉजिकल अटैक भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसा इम्पैक्ट न्यूक्लियर वेपन से पड़ेगा वैसा ही सेम इम्पैक्ट बायोलॉजिकल अटैक से भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एक वेल प्लान्ड अटैक भी हो सकता है। इस किसी भी, आप कह सकते हो कि एक जो बायो वेपन अटैक होता है, एक वेल प्लान्ड तरीके से अटैक किया जा सकता है। वायरस या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको बनाया जाएगा लैब के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में, जिसको हम लोग WMD बोलते हैं। यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर आपको 3 वेपन्स खासकर देखने को मिलते हैं। एक तो बायो वेपन्स, आपको समझ में आ गया होगा बायो वेपन्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद दूसरे होते हैं केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स का मैंने अभी हाल ही में डिस्कशन किया था डिटेल में डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में। केमिकल वेपन्स में क्या होता है कि केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मारने के लिए। अभी सीरिया के अंदर ये सिचुएशन देखने को मिली थी, ठीक है। और इसके लेकर बहुत सारी कंट्रीज स्टेप भी उठाती हैं, इस मतलब कि कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा तो केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, फोजीन करके, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, क्लोरीन होती है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा होता है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के बारे में सभी को मालूम है, वो तो होता ही खतरनाक है, लेकिन आज के टाइम पर फोकस क्या है, केमिकल वेपन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। लेकिन बात करें बायो वेपन्स के ऊपर तो इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। तो आज के टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। हम लोग को ज़रूरत है बायो सिक्योरिटी लेकर रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें बायो वेपन्स के बारे में, तो हमारे पास एक आप कह सकते हो कन्वेंशन साइन कर रखा है, उसका नाम है बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन कन्वेंशन ऑफ 1972। इसको तो साइन कर रखा है। इसका मतलब यही है कि बायो वेपन्स को कंट्रोल करना, लेकिन ये अच्छे से काम नहीं करता है आज के टाइम पे, ठीक है। मतलब वो जैसा वर्क करना चाहिए जिस बॉडी को, वैसा ये वर्क नहीं करते हैं। और नवंबर 2021 में हो सकता है कि इसके बारे में रिव्यू करा जाए, ठीक है। कॉन्फ्रेंस होगी तो इसके बारे में दोबारा से बातचीत हो और बायो वेपन्स के ऊपर और ज़्यादा काम किया जाए, ठीक है। इनके ऊपर आप कह सकते हो कि एक बैठक बैठानी चाहिए, किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों से सिक्योर कर सकते हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर अनप्रिपेयर है बायो वेपन्स को लेकर। सबसे बड़ी बात यही है। अब यहाँ पे इंडिया अनप्रिपेयर है एक तरीके से, आप कह सकते हो कि यहाँ पर पुअर डिजीज सर्विलेंस है, इनसफिशिएंट कोऑर्डिनेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। आज के टाइम पर गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बायो सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर,
ठीक है। तो इंडिया के टाइम पर, आज के टाइम पर अगर बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हेल्थ केयर भी काफ़ी हद तक आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिलेगा। इंडिया के पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेंगे जो कि बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी को लेकर वर्क करते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, सबसे पहली आप कह सकते हो इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। देखो, पहली प्रॉब्लम ये बताई गई है कि जितनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर ये बायो वेपन वाली चीज़ है, बायो सेफ्टी के गाइडलाइंस है, किसके अंडर में आने चाहिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इन चीज़ों को देख रहा है, और मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के अंडर में आती हैं ये सारी चीज़ें। तो है क्या, ये सारी चीज़ें इतनी सारे डिपार्टमेंट्स में आपने बांट रखी हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन करने में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कमी छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम किया नहीं जा रहा है बायो सिक्योरिटी के ऊपर। उसके बाद ये भी बोला गया जो रिस्क है जूनोटिक डिजीज़ का, ये भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जूनोटिक डिजीज़ जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहली बात तो हमें इंडिया के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, और हमें थोड़े से रिसर्चेस करनी पड़ेंगी, अपने चीज़ों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और इस वाले आर्टिकल को कल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, बीच में वीडियो कैंसिल हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 27 मिनट्स का वीडियो है, 27 मिनट्स का पहले का हो गया है। अब मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा, वीडियो कैंसिल हो गया है, मर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी यार। तो एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको ये वाला आर्टिकल मैं कल डिस्कस करूँगा, इसमें कुछ कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका साथ करते हैं वीडियो का समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।